नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2024 में मेरा प्लान है कि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा YouTube पर डाल दूं, ताकि जो लोग भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एनिमेशन के थ्रू, वो आसानी के साथ सीख सकें। तो मेरा प्लान 2024 में स्टार्ट करने का था, नए साल से, लेकिन आज 25 दिसंबर है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत क्रिसमस के दिन से की जाए, तो मैंने सोचा पहला वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। और मैं रेगुलर वीडियोस बनाकर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन तक जाऊँगा। जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को सिखाता हूँ, उसका एक बड़ा हिस्सा मैं यूट्यूब पर भी डाल दूँगा, ताकि जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम या मेरा और जो दूसरा प्रोग्राम है वो जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो लोग यहाँ से बेसिक सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, और मेरे चैनल का मोटो है कि प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी जाए और सिखाई जाए, और कैसे आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में हो। तो सबसे पहला सवाल है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेस्ट क्यों है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो दोस्तों, जब आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट बनकर तैयार ही तब होता है जब बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ट्रेड का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। अगर एक बायर और एक सेलर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई और सेल करने को रेडी होते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पे एक ट्रेड होता है, और वो ट्रेड चार्ट पे दिखता है। और जब सारे ट्रेड्स को आपस में जोड़ते हैं, तो चार्ट बनकर तैयार होता है। जैसे आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा होता था पेज पे, और पेंसिल से हमें 1 2 3 4 5 को मिलाना होता था, और एंड में एक फोटो बनकर तैयार हो जाता था। तो ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग में भी होता है। जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन चार्ट पे हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 2100 रुपये में। तो आपने 2100 में रिलायंस का एक शेयर खरीदा है, तो आप उसको तभी खरीदेंगे जब 2100 में कोई उसको बेचने के लिए तैयार हुआ है। तो आपने एक ट्रांजैक्शन किया, आपने एक ट्रेड किया, वो चार्ट पर डिनोट हो जाता है। फिर अगला ट्रेड होता है, फिर अगला ट्रेड होता है, और जब आप सबको जोड़ेंगे तो चार्ट बनकर तैयार होता है। और जब आप उन सारे डॉट्स को आपस में मिला देते हैं, तो एक लाइन चार्ट बनकर तैयार होता है। और आप किसी टाइम फ्रेम में अगर उसको आप देखेंगे तो लाइन चार्ट तो एक सीधी लाइन दिखेगी, लेकिन कैंडल चार्ट थोड़ा अलग दिखेगा। उसमें हर ट्रांजैक्शन की वजह से कैंडल्स बनते हैं, और वो कैंडल बुल कैंडल, बेयर कैंडल, डोजी कैंडल, अलग अलग तरह के कैंडल्स होते हैं, वो कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने जितने भी चार्ट्स देखा होगा, तो जनरली तीन तरह के चार्ट का यूज़ हम करते हैं। एक कैंडल स्टिक चार्ट होता है जिसमें कैंडल्स बने रहते हैं, एक बार चार्ट होता है, और एक लाइन चार्ट होता है। फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या जो हम स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो अलग है, जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं वो अलग है, या फिर हम अपने जो दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम ट्रेड करते हैं, या रियल स्टेट में जो बिजनेस होता है जिसमें रियल स्टेट जैसे कि ज़मीन या फिर फ्लैट्स की खरीद बिक्री होती है, वो अलग है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, ट्रेडिंग सेम होता है। चाहे आप फल बेचने का काम करें, वहाँ पे भी आप फल बेचते हैं। अगर आप खरीदार हैं तो आप बाज़ार में जाकर फल खरीदते हैं। तो एक वहाँ पे बायर होता है, एक सेलर होता है। जब आप सेम प्राइस पे कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल खरीदने को तैयार होते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन होता है। जैसे स्टॉक का ट्रांजैक्शन होता है, वैसे फ्रूट का ट्रांजैक्शन होता है। वैसे फॉरेक्स मार्केट में करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, कमोडिटी का होता है, रियल स्टेट का होता है, या फिर कैटल का होता है। और जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसमें हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि लोअर प्राइसेस पे बाई करना है और हायर प्राइसेस पे सेल करना है। तो जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी यही होता है कि अगर हम खरीद रहे हैं तो लोअर प्राइसेस पे खरीदें और हायर प्राइसेस पे बेचें। और अगर हम बेच कर एंटर कर रहे हैं मार्केट में, ये एक तरीका होता है जिसमें आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, आप पहले बेच सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हायर प्राइसेस पे बेचें और लोअर प्राइसेस पे खरीदें, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। और कुछ लोग, जो लोग रेगुलर मार्केट में हैं, उनको पता होगा कि ट्रेडिंग भी अलग अलग तरीके का होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसमें आप उसी दिन एग्जिट कर जाते हैं अपने ट्रेड से, कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों में।
और या फिर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं जिसको कैश एंड कैरी कहते हैं, CNC, जिसमें आप एक ट्रेड को लेते हैं और उसको आप सालों तक उसको आप अपने पास रख सकते हैं जब तक आप उसको बेचना ना चाहें। दोस्तों, एक कॉमन एब्रिविएशन होता है, हर ट्रेडर बातचीत के दौरान में कुछ शॉर्टकट यूज़ करता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको अगले स्क्रीन पे अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर मैं AIL लिखूँ, इसका मतलब होता है ऑलवेज इन लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बाई करना, शॉर्ट मतलब सेल करना, इसको शॉर्ट में मैं AIS लिखता हूँ। बी, बाई को शॉर्ट में मैं बी लिख सकता हूँ, BLSH, बाई लो सेल हाई एंड स्कैल्प। तो ये जो आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रहा है, आप चाहें तो इस स्लाइड का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको जब हम आगे और जब हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है शॉर्टकट, वो चीज़ आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, एक मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उससे चार्ट बनकर तैयार होता है। और आप इस बात को समझिए कि जो मार्केट होता है वो या तो ट्रेंडिंग होता है या फिर वो ट्रेडिंग रेंज में होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई थी और फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो वाइट कैंडल है वो बुल कैंडल है, जिसको आप आपके चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन होता है, लेकिन मैंने अपनी सेटिंग में इसको वाइट में चेंज किया हुआ है। और ब्लैक कैंडल बेयर कैंडल है, जिस जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर का होगा। तो बुल ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, तो बुल ट्रेंड की शुरुआत होती है एक ब्रेकआउट से। सबसे पहले मार्केट में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक पॉज लेती है और एक पुल बैक लेती है। पुल बैक किसको बोलते हैं? पुल बैक उसको बोलते हैं जब एक कैंडल पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तब हम उसको बोलते हैं पुल बैक। तो जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल एक बेयर कैंडल है, ये पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद मार्केट फिर एक चैनल फेज में आती है। तो यहाँ पे आपको मार्केट एक चैनल बनाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो है ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट बुल ब्रेकआउट हो या बेयर ब्रेकआउट हो। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो बुल ब्रेकआउट का लिया है, मार्केट ने बुल ब्रेकआउट दिया, बुल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया, और जब बुल ब्रेकआउट है तो फिर बुल चैनल बनाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, बुल ब्रेकआउट, पुल बैक और फिर चैनल फेज में मार्केट जाती है। चैनल जो है वो भी एक बुल ट्रेंड में ब्रेकआउट का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा वीक ब्रेकआउट आप उसको कहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये 2-3 और एक्स्ट्रा बुल कैंडल आपको बनते हुए दिखेंगे, जिसको आप ब्रेकआउट में काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको चैनल बनता हुआ दिखेगा, और फिर चैनल धीरे धीरे करके फिर से ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले बुल ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, चैनल बना, फिर ट्रेडिंग रेंज आया, और ट्रेडिंग रेंज आगे चल के फिर से ब्रेकआउट फेज में जाता है। ये या तो फिर बुल ब्रेकआउट देगा या फिर बेयर ब्रेकआउट देगा। तो ये मार्केट का साइकिल है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना चाहिए कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट के बाद में मार्केट पुल बैक लेगी, पुल बैक के बाद चैनल बनेगा, चैनल इवेंचुअली जो है वो ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो ट्रेडिंग रेंज या तो बुल ब्रेकआउट देता है या फिर बेयर ब्रेकआउट देता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसे आपको याद रखना चाहिए। जो अगला जो टॉपिक है जिसको हम शॉर्ट में अभी हम कवर करेंगे वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो पहला टॉपिक आप इसको लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखें कि जनरली जो मार्केट है वो पहले पहले ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद चैनल बनाएगा, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनाएगा, और फिर ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होगा, बुल ब्रेकआउट या बेयर ब्रेकआउट। अगला ब्रेकआउट बुल होगा या बेयर होगा, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके इसके बारे में हम कोर्स में आगे आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट किसे बोलते हैं और रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? तो सपोर्ट उसको बोलते हैं, अज्यूम कीजिए कि मार्केट अभी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और अगर मार्केट यहाँ पे है, हम एग्जांपल यहाँ का लेते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट है तो आपको पता है कि सपोर्ट कहाँ हो सकता है?
जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे का वो एरिया जहाँ पर जाने के बाद में आपको ये उम्मीद हो कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाएगी, फिर से ऊपर आ जाएगी अगर नीचे जाता है तो, या फिर अगर वहाँ से वापस ऊपर नहीं आते तो कम से कम वहाँ पे पॉज लेगी, उस एरिया को हम सपोर्ट का एरिया कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। पहले मार्केट ऊपर से नीचे आई थी, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज लिया था, फिर ऊपर चली गई थी, फिर दोबारा जब नीचे आई मार्केट यहाँ पे तो देख सकते हैं कि इसी एरिया में फिर से मार्केट रुक रहा है और फिर से ऊपर गया। तो ये एक सपोर्ट का एरिया है। फिर वैसे ही एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पे है। पहले मार्केट यहाँ आई, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चली गई थी, फिर जब नीचे आई तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है। ये जो मार्केट नीचे की तरफ में आ रही थी वो नीचे की तरफ में आना यहाँ पे रुका, मार्केट ने पॉज लिया। तो मार्केट चूंकि यहाँ पे पॉज दे रही है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सपोर्ट का एरिया है। वैसे ही रेसिस्टेंस का एरिया है। रेसिस्टेंस का एरिया हम उसे बोलते हैं जहाँ पे आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ में जा रही है तो मार्केट अगर वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर से रिवर्स होकर वापस नीचे आएगी, या फिर कम से कम वहाँ पे पॉज लेगी। अगर ऊपर जाना भी है तो वहाँ पे एक पॉज लेगी, इसकी संभावना हाई होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप आम शब्द में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप खड़े हैं जहाँ पे तो ज़मीन आपका सपोर्ट है, और जिस कमरे में आप हैं तो छत उसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप छत के ऊपर जनरली जंप करके नहीं जा सकते हैं। आप नहीं, आप एक बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। बॉल को ज़मीन पर पटकेंगे तो ज़मीन से टकराकर ऊपर की तरफ में जाएगा। तो बॉल के लिए ज़मीन सपोर्ट हुआ और छत के ऊपर वो नहीं जा सकता। अगर आप एक कमरे में हैं तो छत उसका रेसिस्टेंस हुआ। अगला जो वर्ड जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट है, मार्केट यहाँ पे आई। मैं फिर से यहाँ पे एक बार दोहरा दूं कि वाइट कैंडल्स जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे बुल कैंडल्स हैं, और ब्लैक कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे बेयर कैंडल्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया था तो एक सपोर्ट का लाइन ये है, और मार्केट फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो एक सपोर्ट का लेवल ये है। मार्केट ने एक बड़ा सा बेयर कैंडल बनाया तो इस बेयर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, किसका? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ये जाकर रुका कहाँ? अगले सपोर्ट पे। अगला सपोर्ट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ये जो लो मार्केट ने बनाया था वहां पर मार्केट रुक गया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट जब एक बार हो जाता है तो फिर दो संभावना होती है, या तो ब्रेकआउट फेल होगा या ब्रेकआउट सक्सीड होगा। ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा और मार्केट और नीचे की तरफ में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और नीचे की तरफ में जाएगी। यहाँ पे आपको फॉलो थ्रू बेयर कैंडल बनता हुआ दिखेगा, और अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ में रिवर्स हो जाएगी, या फिर ट्रेडिंग रेंज बनाकर यहाँ पर रुक जाएगा। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। फेल ब्रेकआउट मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ में जाए, रुक जाना भी फेल्ड ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे यही हुआ। ये ब्रेकआउट फेल होता है और आप देख सकते हैं कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ में बहुत तेज़ी के साथ में चली गई। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर से ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हुआ और मार्केट वापस ऊपर की तरफ में चली गई। जो अगला टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे वो है कैंडल्स किसको कहते हैं। कैंडल्स को शॉर्ट में कभी कभी बार भी मैं कहता हूँ और लिखता हूँ। उसकी वजह यह है कि कैंडल्स कई बार लिखने में स्पेस ज़्यादा लगता है, इसलिए बार्स मैं कहता हूँ। और जनरली फॉरेक्स मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो कैंडल्स को बार्स ही कहते हैं। मैं जनरली फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं बार बार मैं कैंडल्स को बार कहूँगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बार का मतलब कैंडल्स ही होता है मेरी भाषा में। दूसरी चीज़ जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ वो टेल, विक या शैडो यूज़ करता हूँ। जनरली टेल यूज़ करता हूँ, जैसे इस कैंडल में ये ऊपर में एक आपको टेल बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो इसको मैं कहूँगा टेल। इसी को विक भी कहते हैं, इसको शैडो भी कहते हैं। कैंडल्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक ट्रेंड कैंडल या ट्रेंड बार्स और एक ट्रेडिंग रेंज बार। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सारे ट्रेंड कैंडल है, ये ट्रेंड कैंडल है क्योंकि मार्केट जब ये कैंडल बन रही थी तो मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रहा है। इसको ट्रेंड कैंडल कहेंगे। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है,
राइट। और ट्रेडिंग रेंज कैंडल उसको बोलते हैं जब वो कैंडल या बार बन रहा हो तो मार्केट किधर जाएगी ये पता नहीं चल रहा है। जैसे कि जब ये बेयर कैंडल आपको दिख रहा है तो ये ट्रेंड नहीं कर रहा है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गया, नीचे में इसको रिजेक्शन मिला और फिर से इसने क्लोजिंग ऊपर में किया। यहाँ पे आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, मार्केट में ऊपर गई ना नीचे गई, यहीं पे रुक गई। राइट। यहाँ पे भी इसको आप जो है ट्रेडिंग रेंज कैंडल कह सकते हैं। इसको ये आपको देखने में बुल कैंडल दिख रहा है, लेकिन जब ये बुल कैंडल बना तो बहुत छोटा सा कैंडल है। इसके पहले मार्केट ट्रेंड कर रही थी नीचे की तरफ में, दो बेयर कैंडल के बाद में छोटा सा बुल कैंडल है, तो इसको आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल कह सकते हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन जब आप सीखते हैं तो कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, हर कुछ अंडरस्टैंडिंग पे चलती है। तो अगर आप इसको बुल कैंडल कहना चाहें या ट्रेंड कैंडल कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्रेड कैसे करना है ये बताऊंगा, ना कि क्या सही है या क्या गलत पे है। इस पर ज़्यादा हम बहस करेंगे। राइट। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। मार्केट हमेशा एक अनसर्टेन सिचुएशन में होती है, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ पे हम ये बहस नहीं करेंगे कि ये ट्रेंड कैंडल है या ट्रेडिंग रेंज कैंडल है। एक अनुमान लगाएंगे लगाएंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से हम इसको ट्रेंड कैंडल कहेंगे या ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहेंगे। एक अगला अगला टॉपिक आता है, वो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आता है। तो दो तरह की एनालिसिस होती है जनरली। लोग टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट आता है और प्राइस एक्शन आता है, और प्राइस एक्शन हमें यह सिखाता है कि प्राइस मूव कैसे करता है। और फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आता है। और जनरली फंडामेंटल एनालिसिस वाले चार्ट को इग्नोर करते हैं, वो भी हेल्प लेते हैं चार्ट की, लेकिन जनरली वो चार्ट से ज़्यादा अपने फंडामेंटल जो डेटा उनके पास में होता है उसका यूज़ करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होगी। और टेक्निकल एनालिसिस में जनरली प्राइस एक्शन होता है और चार्ट का बिहेवियर होता है, यही दो चीज़ें होती हैं। प्राइस एक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम एबीसी पुल बैक कहते हैं इन बुल ट्रेंड। जो बुल ट्रेंड में जब जाता है मार्केट तो एबीसी पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ में जाता है। और इसी को इलियट वेव थ्योरी में एबीसी पुल बैक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप एंटर करना चाहें तो किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है तो आप हाई टू जहाँ पे मार्केट बनाए वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं उस कैंडल के ऊपर में। जैसे एग्जांपल लीजिए, मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने पहला पुल बैक लिया। पहला पुल बैक क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहली बार किसी कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मार्केट ने, इस बेयर कैंडल ने इस पिछले वाले बुल कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो इसको हम कहेंगे मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से रिवर्स करना स्टार्ट हुआ। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर आप बाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं H1 बाई, हाई वन बाई। ठीक है। और फिर मार्केट ऊपर गई यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, फिर मार्केट नीचे आई और उसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर में जैसे निकला मार्केट, अगर आप बाई करते हैं तो इसको हम बोलेंगे हाई टू बाई। एक नया हाई यहाँ पे मार्केट ने बनाया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, नीचे आई मार्केट, इसके हाई के ऊपर में बाई करते हैं तो H1 बाई हुआ, हाई वन बाई। अगला लो बना, अभी भी लगातार मार्केट हायर लो बनाता हुआ आ रहा है, इस कैंडल के ऊपर में आपने बाई किया तो इसको हम कहते हैं हाई टू बाई। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे और आगे पढ़ेंगे। राइट। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक बेयर कैंडल है, इसके ऊपर में बाई करेंगे तो हाई वन बाई, और अगला पुल बैक, डबल बॉटम, इसके ऊपर में बाई करते हैं तो हाई टू बाई होता है। वैसे ही बेयर ट्रेंड में हम इस चीज़ को शॉर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है, मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, तो इस कैंडल के लो के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो इसको हम कहेंगे लो वन सेल। और मार्केट ने अगला ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, फिर से लगातार डबल टॉप बनाया, इसके नीचे में आप सेल करते हैं तो इसको हम कहेंगे लो टू सेल।
फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसके नीचे सेल करते हैं तो लो वन सेल, इसके नीचे सेल करते हैं तो लो टू सेल। और बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप अगर इसके नीचे सेल करते हैं इस कैंडल के लो के नीचे तो लो वन सेल पुल बैक, और इसके नीचे सेल करते हैं तो लो टू सेल है। तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप चार्ट को देखते हैं, ना कि कहाँ पे एग्जैक्टली लो वन या लो टू या हाई वन या हाई टू मार्क करना है इस पे बहस करने से। अब हम माइनर ट्रेंड रिवर्सल और मेजर ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट है, तो ये बेयर ट्रेंड है। और इस बेयर ट्रेंड में एक आपको यहाँ पे बुल कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये बुल कैंडल ने भी पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो इसको पुल बैक आप नहीं कहेंगे। लगातार मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है, और 8-10 बेयर कैंडल के बाद में आपको 4-5 यहाँ पे बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो बुल कैंडल जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसको आप कहेंगे पुल बैक है। क्यों? क्योंकि मार्केट बेयर ट्रेंड में है और फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कोई बुल कैंडल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पर बाइंग आती हुई दिख नहीं रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पुल बैक है। और जनरली जब पुल बैक स्ट्रांग नहीं होता है तो वो रिवर्सल वो होता नहीं है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में नहीं चली जाती है। जनरली उसके बाद मार्केट वापस अपना बेयर ट्रेंड रिज्यूम करती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट बेयर ट्रेंड में है, पुल बैक लिया और फिर बेयर ट्रेंड यहाँ पे आपको रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से बेयर ट्रेंड ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बुल कैंडल है वो पीछे के बुल कैंडल से ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब कि अब इस लेग के बाद में बुल्स अब अगर मार्केट में आते तो ज़्यादा स्ट्रांग आएंगे और ज़्यादा बड़े बुल कैंडल्स बनेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन कई बार मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है और मार्केट बेयर ट्रेंड से सीधा बुल ट्रेंड में रिवर्स हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आ रही थी, और जो रिवर्सल है वो बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत स्ट्रांग बुल कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और इसको अच्छा फॉलो अप बनता मिलता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बेयर ट्रेंड में होते होते एकाएक बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में आपको दिखेगा कि जो बुल ट्रेंड है वो बेयर ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है, और ऊपर में गई और मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, बहुत डीप पुल बैक लिया, अगला लेग भी काफ़ी ऊपर की तरफ में बन रहा है, लगातार 8-10 बुल कैंडल है, और उसके बाद ये बेयर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो बुल ट्रेंड बेयर ट्रेंड में सीधा कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको आप मेजर ट्रेंड रिवर्सल कहेंगे। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जैसे इसको आप माइनर रिवर्सल कहेंगे क्योंकि लगातार मार्केट बुल ट्रेंड में है, ये छोटा रिवर्सल है, ये भी छोटा रिवर्सल है, ये ऊपर की तरफ में गई, इस बार का रिवर्सल बहुत स्ट्रांग हुआ क्योंकि बेयर के पास में यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम इस मार्केट को नीचे की तरफ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ में गई थी। अगला जो टॉपिक है उसको हम कहेंगे इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल किसे कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला स्लाइड समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेजर रिवर्सल और माइनर रिवर्सल किसे कहते हैं। ये माइनर रिवर्सल है, और जब माइनर रिवर्सल बड़े होते जाएं तो अगला रिवर्सल होगा वो मेजर होगा, इसकी संभावना बहुत हाई है। 2 माइनर रिवर्सल के बाद में अगला जो रिवर्सल है वो मेजर रिवर्सल होगा। इनसाइड कैंडल के बारे में आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल है इसका हाई पीछे वाला कैंडल के हाई के नीचे है, इसका लो पीछे वाला कैंडल के लो के ऊपर है। तो ये कैंडल पूरी तरह से इस कैंडल के पीछे छिप छिप जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे इनसाइड कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो है ये अपने पीछे वाले कैंडल के पूरे पीछे छिपा हुआ है, इसका हाई पीछे वाले कैंडल के हाई के नीचे है, इसका लो पीछे वाले कैंडल के लो के ऊपर है, तो ये भी इनसाइड कैंडल है। राइट, ये जो कैंडल है आपको इसको आप इनसाइड कैंडल कहेंगे, अपने पहले वाले कैंडल के बिल्कुल अंदर में बना हुआ है। राइट, आउटसाइड कैंडल किसे कहते हैं? ये आउटसाइड कैंडल है। कैसे? ये जो कैंडल है इससे इसका हाई पीछे वाले कैंडल के हाई के ऊपर और लो पीछे वाले कैंडल के लो के नीचे है, तो ये कैंडल पूरी तरह से इसको इनगल्फ कर जा रहा है, जिसको हम कहेंगे खा जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे आउटसाइड कैंडल है। राइट, जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ पे ये कैंडल, इसका हाई पीछे वाले कैंडल के हाई के ऊपर है, इसका लो पीछे वाले कैंडल के लो के नीचे है, तो ये आउटसाइड कैंडल है इससे।
जैसे आप यहाँ पे इसको आप इनसाइड कैंडल कह सकते हैं, ये इनसाइड कैंडल है अपने पीछे वाले कैंडल से, ये इनसाइड कैंडल है अपने पीछे वाले कैंडल का। यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, राइट। ये आउटसाइड कैंडल है अपने पहले वाले से, क्यों? क्योंकि इसका हाई पीछे वाले हाई के ऊपर है और लो लगभग लगभग बराबर है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आउटसाइड कैंडल है। तो दोस्तों आपको इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल ब्रेकआउट मोड होता है, और ब्रेकआउट मोड में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट सही हो तो। इसलिए मैंने आपको इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल का बेसिक आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्कैल्प और स्विंग ट्रेड्स किसे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्कैल्प और स्विंग ट्रेड्स मैं यूज़ करूंगा। स्कैल्प उसको बोलते हैं जब आप मार्केट में एंटर करते हैं और मार्केट को रिवर्स होने का मौका नहीं देते हैं, जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको आप लेकर निकल जाते हैं। स्कैल्प जनरली 1 से 5 कैंडल के बीच का होता है। और स्विंग ट्रेड उसको बोलते हैं कि आप मार्केट में एंटर करते हैं और मार्केट अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आप वेट करते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप मार्केट को टाइम देते हैं बड़ा प्रॉफिट देने का। जैसे या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं और मार्केट को आप मौका देते हैं बड़ा प्रॉफिट देने का, और आप मार्केट को में अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो उसको आप कहेंगे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में। और अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं और जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करती है, आप एग्जिट कर जाते हैं, तो उसको आप कहेंगे कि आप स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बना, नीचे गया, यहाँ पे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम आपको बनता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ पे बाई करते हैं। उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे एक बेयर कैंडल बना और इस कैंडल के लो ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया और आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो मार्केट को आपने रिवर्स होने का मौका नहीं दिया, तो इसको हम कहेंगे कि आपने स्कैल्पिंग की है यहाँ पे। अगर आप इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि मार्केट लगातार आपके डायरेक्शन में जा रहा है, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो ये जो लो है इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, तो आप इसको होल्ड करते हैं और आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है और लगभग लगभग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप इस बेयर बार के नीचे में एग्जिट करते हैं, तो आपने कहा कि ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड जनरली कई दिनों तक होल्ड करने को कहा जाता है, लेकिन मैं चूंकि मैं प्योर इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेड तब कहूँगा जब आप मार्केट में पोजीशन को अपनी होल्ड करते हैं, और स्कैल्प तब कहूँगा जब आप एंटर करते हैं और जैसे ही मार्केट आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करती है या लगता है कि आपको जा सकती है, आप एग्जिट कर सकते हैं, तो उसको हम स्कैल्पिंग कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि स्कैल्पिंग डेली चार्ट चार्ट पे भी होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये डेली चार्ट है, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, जैसे इस कैंडल के लो ने, ये यहाँ पे आपको बेयर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, इसका लो जैसे ब्रेक हो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, तो इसको कहेंगे स्कैल्पिंग। और स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे कि अगर मार्केट ऊपर गई नीचे आई, अभी भी आपने एग्जिट नहीं किया इस लो पे भी, क्योंकि अभी इस इसके ऊपर है मार्केट, और आपको उम्मीद पूरी है कि इस इतने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में मार्केट नीचे अगर आती भी है तो फिर से ऊपर जाएगी। इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आपने पोजीशन को होल्ड किया है, तो इसको आप कहेंगे स्विंग ट्रेडर। और चूंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत काफ़ी टाइम का ये ट्रेड चलेगा आपको। तो जो स्विंग ट्रेड डेली चार्ट पे करते हैं, तो उनको आप इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो जो स्कैल्पर होता है 1 डे टाइम फ्रेम में, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाता है, जैसे ही मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करती है। और जो स्विंग ट्रेडर होता है डेली चार्ट का, जिसको आप इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, वो कई महीनों तक अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। कुछ टर्म्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे टिक किसको कहते हैं? टिक वर्ड होता है फ्यूचर्स के चार्ट में या स्टॉक के चार्ट में आपको दिखता होगा। जैसे बैंक निफ्टी में टिक 0.05 का होता है। जो सबसे छोटा मूव होता है किसी भी स्टॉक का या फ्यूचर्स का, उस सबसे छोटे मूव को टिक कहते हैं, और उसी सबसे छोटे मूव को पिप कहते हैं फॉरेक्स चार्ट के लिए। पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट कहते हैं ग्रुप ऑफ टिक और पिप्स को। जैसे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, तो 1 रुपए का 1 पॉइंट होता है। जैसे अगर बैंक निफ्टी 45,000 से 45,001 चला गया, तो वो 1 पॉइंट का मूवमेंट है।
लॉट साइज उसको कहते हैं जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज फिलहाल 15 का चल रहा है, 15 का, तो बैंक निफ्टी का 15 के मल्टीपल में ही बाई कर सकते हैं, तो उसको लॉट साइज कहते हैं। और हैंडल वर्ड जो होता है वो जनरली प्राइस को राउंड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, बैंक निफ्टी 49,998 पे चल रहा है, तो उसको आप शॉर्ट में उसको राउंड नंबर में 45,000 हैंडल कह देंगे। एक अगला टर्म है जिसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। ये मूविंग एवरेज क्या है, जो मैं अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखता हूँ। मूविंग एवरेज हमें एवरेज प्राइस बताता है, और जनरली जो मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ वो 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ये इसलिए होता है ताकि आप एवरेज प्राइस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जान सके। अगर आप मूविंग एवरेज नहीं लगाए हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट अपने एवरेज प्राइस से कितनी दूर है। जैसे जब ये कैंडल बन रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैंडल बनने के बाद प्राइस जो है एवरेज प्राइस से ज़्यादा है या कम है। अगर आपने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है तो आपको पता है कि एवरेज प्राइस से मार्केट ऊपर चल रही है। तो मूविंग एवरेज का यूज़ हम सिर्फ एवरेज प्राइस पता करने के लिए करते हैं, और कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्केट हम देखते हैं वो जनरली सारी मार्केट्स जो होती है वो कंप्यूटर्स। दोस्तों, आज की जो मार्केट है वो कंप्यूटर डोमिनेटेड है, और जनरली जितने भी ऑर्डर्स लगते हैं वो जो मेजर वॉल्यूम होता है वो एल्गोरिदम के थ्रू होता है, जिसमें कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं, और ऑर्डर्स जो है वो एल्गोरिदम जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है वो डालते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी वजह से वॉल्यूम होता है। ये बात मैं आपको पहले वीडियो में ही इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जो मार्केट में वॉल्यूम होता है वो रिटेल ट्रेडर्स या छोटे ट्रेडर्स लेकर नहीं आते हैं, वो रोबोट्स लेकर आते हैं। रोबोट्स से ट्रेडिंग होती है, एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेडिंग होती है। जैसे जो बड़ा वॉल्यूम है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेकर आते हैं, जैसे इंडिया का एचडीएफसी बैंक हो गया, ये भी ट्रेड करते हैं। गोल्डमैन सैक्स है, बैंक ऑफ अमेरिका है। अगर वॉरेन बफेट ट्रेड करना स्टार्ट करें तो बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो उनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जैसे इंडिया में एलआईसी है, जब भी कोई स्टॉक डूबता है तो एलआईसी पैसा डालता है, तो ये इसको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स है, हेज फंड्स है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, पेंशन फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और जब बड़े इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट है या राकेश झुनझुनवाला जी थे, या और भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उनको आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं।